हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट का डायरेक्टर और शुरू होगा अभी एक नया लेक्चर यानी ओजोन लेयर। बच्चों, ओजोन लेयर का कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं और अच्छा लगेगा आपको कि एक्चुअली में ओजोन लेयर का क्या दिक्कत है सर, क्या प्रॉब्लम्स है सर। बचपन से सुन रहे हैं ओजोन लेयर। ध्यान रहे बच्चों, ओजोन हम लोग बोलते हैं O3 को। किसको बोलते हैं बच्चों? O3। ये ओजोन है आपका, O3 ओजोन है, इसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन जो है वो ऐसा बनता है O2 प्लस ऑक्सीजन, जब इस हिसाब से रिएक्ट करते हैं तो बनता है बच्चों O3। क्या बनेगा? O3। ये आपको आप मानिए ओजोन का लेयर में कुछ ऐसा चल रहा है, यानी ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलके O3 बना रहा है, फिर O3 टूट के ऐसा बन रहा है। यानी ये क्रियाकलाप ओजोन लेयर में चलते रहता है, ये एक्टिविटी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओजोन लेयर कुछ और नहीं, बहुत सारा ओजोन का मॉलिक्यूल्स है ओजोन लेयर में। जिस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है कि ओजोन टूटते हैं ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में, और फिर ये जुड़ते हैं और फिर ओजोन बनता है। और इस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ऊपर से जो सनलाइट का जो यूवी रेज होता है, वो यूवी रेज आके यहाँ पर वो काम करवा रहे हैं। फिर से ओजोन लेयर में ओजोन टूटेगा और फिर ओजोन बनेगा। इस काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यूवी रेज से आता है, और यूवी रेज यहीं पर ओजोन लेयर में कंजप्शन हो जाता है। इसीलिए यूवी रेज का यहीं पर यूज हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, इसीलिए वो यूवी रेज हमारे नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब बात यह है कि सर ये ओजोन लेयर है किधर? बच्चों आपको पता होना चाहिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी धरती का लेयर से लेकर अर्थ का सरफेस से लेकर जहां तक एयर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है ऊपर, वो कम नहीं है, 10,000 किलोमीटर है। कितना बच्चों? यानी धरती से लेकर 10,000 किलोमीटर ऊपर तक आपको हवा मिलेगा। आपको अलग अलग प्रकार का गैसियस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो हमारा एटमॉस्फेयर इतना ऊंचा है सर, इतना विशाल है सर। हाँ, एटमॉस्फेयर बहुत ही विशाल है। एटमॉस्फेयर का सबसे निचला वाला लेयर, यानी हमारा एटमॉस्फेयर का सबसे निचला वाला लेयर को हम बोलेंगे बच्चों ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद मानिए ट्रोपोस्फेयर हमारा सरफेस से लेकर मानिए लगभग 20 किलोमीटर तक, यानी यहां से 20 किलोमीटर ऊपर तक हम बोलेंगे ये ट्रोपोस्फेयर है। उससे फिर 50 किलोमीटर तक, यानी 20 से 50, बीच का 30 किलोमीटर हम बोलेंगे वो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है। क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर। उसके अगर ऊपर और आप जाते हैं आपको मिलेगा मीजोस्फीयर। क्या मिलेगा बच्चों? मीजोस्फीयर। ये सब स्फीयर्स जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा है। और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं आपको मिलेगा थर्मोस्फीयर। क्या मिलेगा बच्चों? थर्मोस्फीयर। यानी सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, फिर मिला स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ऊपर थर्मोस्फीयर, और आपको फिर मीजोस्फीयर। मीजो के ऊपर आपको मिलेगा थर्मो, और थर्मो के बाद आपको मिलेगा एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर के बाद अब एटमॉस्फेयर नहीं है। यानी मेजरली देखा जाए तो हमारा टोटल एटमॉस्फेयर बड़ा बड़ा 5 लेयर्स में डिवाइड है। पहला लेयर आपको बोलना है बच्चों, मेरे साथ बोलिए। पहला लेयर ट्रोपोस्फीयर, दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा लेयर मीजोस्फीयर, चौथा लेयर थर्मोस्फीयर, और 5वां लेयर है आपका एक्सोस्फीयर। ये पूरा 10,000 किलोमीटर तक का जो हमें आपको रेंज बताया, ये हमारा एटमॉस्फेयर का मानिए थिकनेस है, मानिए ये हमारा एटमॉस्फेयर का हाइट है। अब बात यह है कि सर ओजोन किधर है? सर ओजोन कौन सा लेयर में है? तो ओजोन बच्चों आपको मिलेगा सेकंड वाला लेयर में, यानी ओजोन मिलेगा आपको स्ट्रेटोस्फीयर में। मैं सारा इसीलिए लेयर्स का नाम नहीं लिख रहा हूं कि बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। वो सब नाम लिखेंगे और बड़ा हो जाएगा यार। वैसे भी तो इतना डिटेल कोई नहीं जाता है, मुझे लग रहा है। सब आएगा आपको पढ़ा देगा, गुड ओजोन बैड ओजोन खत्म। बट मैं आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाएंगे एक्चुअली में हमारा ओजोन किधर है। ओजोन है आपका सेकंड लेयर में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है हमारा, ओजोन लेयर। तो सर अगर ओजोन इधर मिल गया तो सर अगर O3 का मॉलिक्यूल्स इधर ट्रोपोस्फीयर में घूमने लगे तो दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम है। इधर ओजोन रहेगा, हम इनहेल करेंगे, ओजोन से दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, हमें हार्मफुल नुकसान होगा, प्लांट्स को एनिमल्स को दिक्कत होगा। अगर यही ओजोन ऊपर है तो अच्छी बात है, यूवी रेज को रोक रहा है। अब देखिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप
अब मैं आपको इसको यहां पर जो लिखा हुआ वो चीजें बता रहा हूं। एटमॉस्फेयर को आपको बोलना है ब्लैंकेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर कुछ और नहीं, हवाओं का ब्लैंकेट है। यही जो मैं आपको अभी बताया वो सब के सब एटमॉस्फेयर ही है। मैं ट्रोपोस्फेयर के कंपेयर में स्ट्रेटोस्फेयर को अपर बोल सकता हूं, नहीं आ रहा आपको समझ में? सबसे निचला लेयर ट्रोपो, उसको ऊपर स्ट्रेटो, तो मैं बोल सकता हूं ट्रोपोस्फेयर के कंपेयर में हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो हमारा अपर लेयर है इसके कंपेयर में। तो जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में, अगर मैं बोलूं स्ट्रेटोस्फेयर में कंटेन गुड ओजोन, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन लेयर है तो हम उसको बोलेंगे गुड ओजोन। क्या बोलेंगे बच्चों? गुड ओजोन, जो ओजोन लेयर फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन मिल रहा है हम बोलेंगे बैड ओजोन विच हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी वही ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में है तो नुकसानदायक हो गया, अगर वही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है तो हमारे लिए फायदेमंद हो गया, वो ओजोन का लेयर बना दिया। अब आपको करना है, कॉन्सेप्ट हो गया, इसे लिखना है। मैं यहां पर कुछ चीज़ आपको छापूंगा और डिटेल में कुछ चीज़ आपको बताऊंगा बच्चों। फिर कॉन्सेप्ट ध्यान रहे, हमारा एटमॉस्फेयर हवाओं का लेयर ही एटमॉस्फेयर है। यह एटमॉस्फेयर ही तो है बच्चों, यानी अर्थ का सरफेस से लेकर 10,000 किलोमीटर तक आपको एयर मॉलिक्यूल्स मिलते रहेंगे, एटमॉस्फेयर है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजो, उसके ऊपर थर्मो, उसके ऊपर एक्सो। हमारा ओजोन किधर है? ओजोन है आपका सेकंड वाला लेयर में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है और वो हमें यूवी रेज से बचाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जो स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन गुड ओजोन विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। अगर ये यूवी रेज आ गया सर तो क्या होगा? मानिए अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर से ओजोन लेयर हटा दिए तो क्या होगा? बहुत दिक्कत होगा भाई। यूवी रेज बहुत खतरनाक एनर्जी होता है, उन रेज में आके हमारा स्किन के अंदर जाके हमारा जेनेटिक्स को चेंज कर सकता है आके, यानी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स के बीच के बॉन्ड में तोड़ के दूसरा चीज, यानी हो सकता है स्पीसीज अलग बन जाए। यानी इतना अंदर तक पेनिट्रेट करेगा कि हो सकता है जो कई स्पीसीज नया बन जाए या फिर कई स्पीसीज मर जाए। बहुत अंदर तक पहुंच सकता है, पेनिट्रेट करके हमारा डीएनए तक को डैमेज कर सकता है यूवी रेज। तो सर कौन बचा रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर का गुड ओजोन लेयर। अब आपको क्या करना है भाई? आपको नोट करना है। लेकिन यार नोट तो करते रहते हैं, समझते भी रहते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? गलत बात है यार। और अगर आपका मोबाइल में सब्सक्राइब हो गया तो दोस्त बंधु है ना यार, कुछ तो समझ लो भाई। जल्दी से नोट कीजिए। फिर आप बोलेंगे खाली सब्सक्राइब करने बोलते हैं, तो क्या बोलूँ भाई? सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन आएगा तभी तो वीडियो देख पाओगे यार। किधर से देखोगे वीडियो? ये थोड़ी सपना में आएगा सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और फ्रेंड से मिलिए और सबसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है बच्चों? तो फिर जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो नोट करने के बाद अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। वैसे तो मैं आपको पूरा खुल के बता दिया, फिर भी एक बार और देखिए बच्चों। अगर इसको हम अर्थ कंसिडर करें, ये हमारा अर्थ है, यह हमारा ट्रोपोस्फेयर है और यह हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है बच्चों। क्या यहीं पर हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका आगे आएगा मीजो, फिर आगे आएगा थर्मो और फिर उधर आएगा एक्सोस्फेयर। हमको ये ध्यान रखना है यह हमारा अभी स्ट्रेटोस्फेयर है। क्या बच्चों? यह हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में हो क्या रहा है? जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहा है O2 और O में, और फिर ये जुड़ के ये बन रहा है। यानी इसका बैलेंस रहना जरूरी है, तभी वहां पर ओजोन लेयर एग्जिस्ट करेगा। यानी यूवी रेज आया, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, ऐसे ऐसे चल रहा है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर 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 कोई ऐसा चीज आ गया जो इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, यानी यहां से एक ऑक्सीजन को खत्म कर दे रहा है ले लेके, या फिर यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन या ओजोन, किसी ना किसी तीन में से किसी एक चीज को अगर यहां कोई डिस्टर्ब करता है, तो पूरा का पूरा रिएक्शन जो है बैलेंस हिसाब से नहीं होगा और जितना ओजोन का प्रोडक्शन होगा उतना डिप्लीशन नहीं होगा। तो हो सकता है डिग्रेडेशन और प्रोडक्शन में अगर प्रॉब्लम हो तो ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट्स और एयर जेट्स से निकलने वाले गैस है बच्चों। जो रेफ्रिजरेटर आप लोग घर में यूज़ करते हैं, इसके जो एक बाई प्रोडक्ट मानिए गैस निकलता है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है बच्चों? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अगर मैं बात करूं, ये मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये मेन कारण है ओजोन लेयर को खराब करने का। क्या कर रहा है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन? कुछ ऐसा होता है बच्चों, इसमें अगर
मानिए एयर में रहेगा तो इसमें भी एच म्यू यानी इसमें भी सनलाइट का एनर्जी आएगा और ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, यानी एक क्लोरीन अलग और एक क्लोरीन यहाँ इसके साथ। अब जी ये क्लोरीन है बच्चों, ये बड़ा खतरनाक होता है एक क्लोरीन, क्योंकि ये एक क्लोरीन एक ओजोन मॉलिक्यूल को पकड़ लिया। भाई क्या यह ओजोन मॉलिक्यूल को किसी को पकड़ने का अधिकार था? नहीं, क्योंकि ओजोन लेयर का ये रिएक्शन बैलेंस होकर चलना, वहां करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स है और सब के सब इस तरीके से वहां पर फॉर्मेशन डिग्रेडेशन चल रहा है, वहां पर बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक ठीक था। अब क्लोरीन ने वहां पर क्या किया, एक ओजोन को पकड़ लिया। अब भाई एक ओजोन को पकड़ लिया तो ठीक है, वो पकड़ के रहो, नहीं, ये उस ओजोन के साथ रिएक्शन करके ClO और O2 बना दिया, यानी बीच में घुस गया वहां जाके, और फिर ClO, फिर एक और इसे नेसेंट ऑक्सीजन को भी पकड़ लिया और पकड़ के Cl फिर अलग हो गया और O2 अलग कर दिया, यानी हमारा रिएक्शन के बीच में ये डिस्टर्बेंस करने आ गया। आपको पता है इन्होंने क्या किया? ये क्या किया बच्चों, ये एक क्लोरीन एक ओजोन को खत्म कर दिया। क्या किया? खत्म कर दिया, क्योंकि लास्ट में हमें ओजोन नहीं मिला बच्चों। इन्होंने एक ओजोन को तोड़ के इस तरीके से कुछ बना दिया कि हमारा जो है ओजोन लेयर से एक ओजोन का मॉलिक्यूल गायब हो गया, O2 मिला हमें। अब क्या होगा? लेकिन हैरानी की बात यह है, ऐसा करके फिर क्यों रुकेगा? ये फिर किसी एक ओजोन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, फिर उसके साथ ऐसा करेगा और फिर लास्ट में ऑक्सीजन लाके छोड़ देगा, फिर एक O2 को O3 को पकड़ेगा। अब भाई तो दिक्कत हो गया। तो अगर आपको ये डाटा सुनकर हैरानी ना हो तो मैं बता दूं, वन क्लोरीन एटम कैन डिप्लीट 1 लाख मॉलिक्यूलर ओजोन। ये 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से तोड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन दे रहा है। सर प्रोटेक्शन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? अगर यूवी रेज आ ही गया सर, एक दिन यूवी रेज को आने दो धरती पर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आने दो। क्या दिक्कत होगा मैं बताऊं आपको, चलिए यहां पर 2-3 लाइन में समझ रहे हैं। यूवी रेज आर हाईली इंजurious टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस DNA एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म absorb UV rays and its high energy break the chemical bonds of these molecules। बच्चों यहां पर क्या है मैं आपको बताऊं, यहां यह है कि अगर ये यूवी रेज ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, अगर खत्म हो गया या फिर कहीं लीकेज हो गया ओजोन लेयर में, अगर ये धरती पर आएगा तबाही मचाएगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इतना खतरनाक है ये यूवी रेज, इनमें इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि हमारा प्रोटीन्स और DNA तक में पेनिट्रेट करके ये उनका बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है बच्चों। ये जो अभी आपके अगल बगल जो सनरेज है, इन सनरेज में इतना हिम्मत नहीं है कि आपका DNA और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल दे, DNA और प्रोटीन्स का बॉन्ड को तोड़ दे, लेकिन ये यूवी रेज ऐसा कर सकता है बच्चों। और आपको पता होना चाहिए अगर आप जेनेटिक्स पढ़े हैं तो, कि DNA हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा इंफॉर्मेशन DNA में रहता है, और अगर DNA ही चेंज हो गया भाई हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, यानी हमारे आने वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी अलग हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं है। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो म्यूटेशन होगा, हार्मफुल हो सकता है बच्चों। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीट कौन किया? ओजोन लेयर का ओजोन मॉलिक्यूल्स को किसने डिस्टर्ब किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1 क्लोरीन एटम कैन डिप्लीट 1 लाख मॉलिक्यूलर ओजोन। अगर ये आएंगे, यूवी रेज आर हाईली इंजरियस है, क्यों? टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस बिकॉज DNA और प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब यूवी रेज। DNA और प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेगा इन यूवी रेज को, एंड इट्स हाई एनर्जी, इसका जो हाई एनर्जी है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, कुछ इसी प्रकार हमारा DNA और प्रोटीन्स का बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा जो DNA और प्रोटीन के साथ अगर छेड़खानी होगा बच्चों, तो आपको पता है हमारा DNA चेंज होगा, तो हमारा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि DNA में ही हमारा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है बच्चों। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो ओजोन लेयर है उसे रहने दो, यहाँ ओजोन बढ़ा के फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर जो ओजोन लेयर है उसे बचाए रखो। उसके लिए ये जो ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स है, इन्हें हमें कम से कम मिनिमम मात्रा में रिलीज़ करना है, या हो सके तो हमें इन चीज़ों को एटमॉस्फेयर में छोड़ना ही, यानी रिलीज़ ही नहीं करना चाहिए बच्चों। अब आपका काम क्या है बच्चों?
नोट करना और थोड़ा सा और चीज़ें हैं ओजोन के बारे में, मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा ताकि लेक्चर कंप्लीट हो सके और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग दूसरा चीज़ स्टार्ट कर पाएँ। बच्चों जल्दी से आप नोट कीजिए बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप नोट कीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, चलिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ओजोन लेयर के बारे में, इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो है वो 3 mm है, यानी 3 मिलीमीटर है बच्चों। आप बोलेंगे कि सर ये तो स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर तो इतना 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता ज़रूर है, तो क्या ये पूरा स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा? नहीं। जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर मानिए लगभग शुरू होता है, लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊपर से तो शुरू हो जाता है, लेकिन 25 में यानी कुल मिला के मैक्सिमम पोर्शन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा ओजोन लेयर का। और ओजोन लेयर का थिकनेस आपका सिर्फ और सिर्फ एवरेज थिकनेस 3 मिलीमीटर है बच्चों। कितना? 3 मिलीमीटर। कितना थिन लेयर है, आप सोचिए। कहाँ मिलेगा? स्ट्रेटोस्फीयर में। अब एवो 25 किलोमीटर इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये लिख दिए। अब हम ओजोन लेयर को जो नापते हैं बच्चों, मैं आपको 3 मिलीमीटर बता दिया मिलीमीटर में, बट एक्चुअली में इसका यूनिट जो है वो है डॉब्सन। एक डॉब्सन यूनिट बराबर आपको बोलना है 0.01 मिलीमीटर। 1 डॉब्सन बराबर 0.01 मिलीमीटर। अगर आपको पूछा जाए कि जब एक डॉब्सन बराबर इतना, तो अगर मैं बोलूँ 100 डॉब्सन यूनिट, तो आपको बोलना है 1 मिलीमीटर। अब देखिए ओजोन डिप्लीशन में सबसे ज़्यादा कौन कौन गैस का जिम्मेदारी है ओजोन लेयर को ख़त्म करने में? आपको मैंने दिखाया क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जिम्मेदारी है, आपको बताया कि ये कर रहा है और ये भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस का अगर मैं बात करूँ, जो ओजोन को डिप्लीट कर सकता है, यानी ओजोन लेयर को तोड़ रहा है, 14% ऑफ टोटल डिप्लीशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जितना भी ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसका 14% डिप्लीशन सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही हो रहा है बच्चों। सोचिए 14%, एक बड़ा परसेंटेज है जो सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं CFCl2, इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, और CFCl3 इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11। ये दोनों ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का टाइप है। इसका लाइफ है बच्चों 139 ईयर्स और इसका लाइफ है आपका 77 ईयर्स। यानी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 जो है ये आपका 139 ईयर तक इसका लाइफ स्पैन है, ये रह सकता है। अब सोचिए ये इतना लाइफ टाइम है, और एक एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल जब लाख लाख ऑक्सीजन ओजोन को तबाह कर सकता है, और फिर इतना इतना लाइफ स्पैन है, यानी ये इतना दिन तक रह सकता है बच्चों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 और 11 रह सकता है 77 साल तक। तो आप जानते ही हैं कि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन है उसका हाल क्या होगा। अब देखिए, अब पूछेंगे कि सर क्या ओजोन होल मतलब क्या जहां से ओजोन लेयर गायब हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर हमारा थिकनेस 3 मिलीमीटर से घट के 1 मिलीमीटर से कम हो गया हो, यानी कहीं पर भी हमारा एटमॉस्फेयर में ऊपर कहीं पर भी स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ओजोन लेयर का मोटापा यानी थिकनेस अगर 1 मिलीमीटर से कम मिले, कितना है एवरेज में? 3, तो हम बोलेंगे वहां पर ओजोन होल हो गया है। क्या बोलेंगे बच्चों? ओजोन होल। सर ऐसा कहीं हुआ भी है? हाँ हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ओजोन होल को सबसे पहले एक सैटेलाइट ने देखा, उसका नाम है निम्बस 7, 1985 के अंदर। यहाँ थोड़ा घोच-पोच से लिखा हुआ है क्योंकि जगह कम है, लेक्चर समेटना है बच्चों। यहाँ पर देखिए निम्बस 7 नाम का सैटेलाइट जो है वो 1985 में फर्स्ट टाइम ओजोन होल का डिस्कवरी किया था। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। और ये हर साल आपको दिखाई मिलेगा लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर के टाइम आपको ये वहाँ पर मिलेगा। सर ओजोन होल मतलब क्या? वहाँ पूरा गायब हो गया? नहीं, यहाँ 1 मिलीमीटर से भी थिकनेस कम रह गया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं जो ऊपर से आने वाला रेडिएशन है, क्या बच्चों ऊपर से आने वाला जो रेडिएशन है यानी सनलाइट के साथ जो रेडिएशंस आते हैं, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो विजिबल, ये विजिबल वो है जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो है बच्चों ये वो लाइट्स है, ये वो रेडिएशन है जो विजिबल है, यानी हम जिसे देख सकते हैं, जो नीचे की तरफ आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर लाइट्स में आता है गामा रे, क्या बच्चों? गामा रे, एक्स रे और यूवी रे। गामा, एक्स और यूवी, उसमें से जो गामा रे और एक्स रे होता है इसका एनर्जी बहुत हाई होता है बच्चों, ये ऊपर ही रह जाता है, ये आता
नहीं है। यानी ये जो है ये ऊपर ही ऊपर ख़त्म हो जाता है, ऊपर से ओजोन लेयर से टकरा के भाग जाते हैं। ये रे पहुँचेगा नहीं अर्थ में, नहीं तो बहुत तबाही होगा बच्चों। अब यूवी रे, जो यूवी रे है, यूवी 3 प्रकार का है, यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए। उसमें से जो है ये सबसे खतरनाक है, जो एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है। यूवी बी जो है ये क्रॉस कर सकता है बच्चों। अगर 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 हमारा ओजोन लेयर जो है वो थिकनेस हो जाएगा, ओजोन लेयर का थिकनेस कम हो जाएगा, यानी मोटापा कम हो जाएगा, तो ये वाला जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन अंदर की तरफ आएगा और अर्थ में आएगा तो तबाही मर जाएगा। क्या क्या करेगा? स्किन में कैंसर कराएगा, म्यूटेशन कराएगा। ये म्यूटेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो एवोल्यूशन में समझेंगे। म्यूटेशन क्या होता है? जब हमारा जो है डीएनए में, आरएनए में कोई बदलाव हो जाता है, मानिए बड़ा बदलाव, उसे ही म्यूटेशन कह सकते हैं। अब देखिए स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट हो सकता है। यानी अगर ये रे अगर डायरेक्ट कहीं स्नो में गिरेगा और उससे अगर हमारा आंख में आएगा तो हमारा आंख खराब हो सकता है। यूवीबी का मैं बात कर रहा हूं, ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसा कर सकता है। ये जो सब के सब बीमारी है, ये सब के सब यूवीबी के कारण होता है। और यूवीबी एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकता है, ये तो क्रॉस नहीं करेंगे, ये तो आते ही है। अब अगर मैं बात करूं यूवी ए का, तो बच्चों यूवी ए भी नॉर्मल है, इस आने से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा है यूवी बी का। अब देखिए थिकनेस जो है, अगर मैं आपको बताया, अगर 100 DU यानी डॉप्सन यूनिट से अगर हमारा 100 DU से अगर मतलब कहीं पर थिकनेस कम हो गया, यानी 1 मिलीमीटर से भी अगर थिकनेस कम हो गया बच्चों, तो हम बोलेंगे ओजोन होल नाम देंगे। क्या देंगे? ओजोन होल। क्या नाम देंगे बच्चों? ओजोन होल। फिर से एक बार और हम लोग समझते हैं, ओजोन लेयर कहाँ पर है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर है, इसका मैक्सिमम पार्ट वहाँ पर है। ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर कितना भी मोटा हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा जो ओजोन लेयर है उसका एवरेज थिकनेस 3 मिलीमीटर होगा। अगर 1 मिलीमीटर से कम हो जाएगा हम बोलेंगे ओजोन होल हो गया है। ओजोन होल कहीं हुआ है? हाँ, देखा गया एंटार्क्टिका में। कब? लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर में। कौन सा सैटेलाइट द्वारा देखा गया है? निम्बस सैटेलाइट 1985 में। अब ओजोन को नापने का, ओजोन का थिकनेस नापने का हम यूनिट को बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। एक डॉप्सन यूनिट बराबर 0.01 मिलीमीटर। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा खतरा है CFC, 14% डिप्लीशन यही करवाते हैं। उसके बाद ये सब गैसेस। अगर मैं बोलूं कि जो 2 प्रकार का CFC है, उसमें से इसका लाइफ है आपका 139 ईयर और ये रह सकता है आपका एटमॉस्फेयर 77 ईयर। जो रेडिएशन आता है 2 प्रकार का, विजिबल और अदर लाइट। विजिबल में कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ ही रहे। अदर लाइट जो है इनमें से जो खतरनाक है, गामा रे, एक्स रे और UVC, ये एटमॉस्फेयर क्रॉस नहीं कर सकते। ये क्रॉस कर लेगा तो ये सब तबाही मचाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना भी चाहिए बच्चों। टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है, ज़बरदस्त रहना है बच्चों। और हम लोग मिलते हैं एक नया लेक्चर के साथ, नया चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए बच्चों। जल्दी से आप एकदम स्पीडली से नोट कीजिए, मुझे आराम करना है बच्चों, जल्दी से इसे नोट कीजिए बच्चों।